हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे कि एक बार आपको मैं दिखा दूं कि क्या क्या पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। साइक्लोसिस क्या है, फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन है, स्यूडोमोनास को सुपरबग क्यों कहा जाता है, प्यूटिडा को मिथानोजेंस क्या होते हैं, थर्मोसिडोफाइल्स क्या है, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में क्या एक्स्ट्रा होता है। एक्सोजीनोट में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने जीन को किसी अपनी सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट इज द एक्सोजीनोट। अगर उसी सेल में है जेनेटिक मटेरियल तो इट इज कॉल्ड एज एंडोजीनोट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको माइकोप्लाज्मा बताया। माइकोप्लाज्मा के बाद फिर मैंने आपको बताया हेट्रोसिस्ट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, अब थोड़ा सा हो जाए नाश्ता पानी। ठीक है, अब नाश्ता पानी जो है, जैसे ही मैं सवाल को बोलूंगी वैसे ही आंसर उसका मन में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब लेक्चर्स को अभी ढंग से नहीं देखा है, तो जैसे ही सवाल फेंकू तुरंत आंसर इधर की ओर फेंकें, मतलब मन में। ठीक है, पहला सवाल है आज के स्नैक्स का, वो है विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। सोचिए, 1 2 3 4 5, इतने देर में आंसर आ गया होगा। लेट मी राइट, क्या है वो? अब आप मेरे लिखने से पहले ही आपको आंसर पता होना चाहिए। दीज आर द हेलोफाइल्स। ठीक है, क्या है ये? हेलोफाइल्स हैं। 5 सेकंड के अंदर आपको अगर बायो का कोई आंसर नहीं आता, 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स, तो वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है अभी भी। किसी सवाल को अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत है। चलो अगला, हाउ कैन आर्कीबैक्टीरिया लिव इन द हार्श कंडीशन। ये 1 वर्ड आंसर्स हैं भाई साहब। ठीक है, 1 2 3 4 5, आई होप के आंसर आ गया होगा। ठीक है, इनके पास होता है ब्रांच लिपिड्स इन द सेल वॉल। ठीक है, सो दे हैव द टेंडेंसी टू लिव इन द हार्श कंडीशन। ठीक है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड्स इन देयर सेल वॉल। ठीक है, ब्रांच लिपिड की वजह से इनके पास हार्श कंडीशन में रहने के लिए एक परफेक्ट जो है क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है बॉडी का। चलो नेक्स्ट इज, अगला चाय बिस्किट क्या है भाई साहब? अगला स्नैक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है बताओ मुझे? हाँ, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, पास तो गिना ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, द नेम ऑफ स्पेशल सेल्स वेयर द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द साइनोबैक्टीरिया। लास्ट क्लास में बताया था मैंने। 1 2 3 4 5, क्या है बताओ मुझे? अरे हम मैडम, हमें याद है, ये है हेटेरोसिस्ट। क्या है ये? हेटेरोसिस्ट। सो दिस इज द स्नैक ऑफ द डे, जिसमें हमने पूरे साइनोबैक्टीरिया को रिवाइज किया, या बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया। 4 क्वेश्चन में पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलो आओ बच्चों, आज की नई कहानी क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम लोग खत्म कर लेंगे मोनेरा, और मोनेरा लास्ट क्लास में खत्म भी हो गया था। आज की क्लास में मैंने आपको स्नैकिंग भी करवा दी, मैंने आपको भोजन पानी भी खिलवा दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया। आज आपको एक नया किंगडम पढ़ना है, विच इज द किंगडम प्रोटिस्टा। क्या पढ़ना है आपको? किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, विच इज द यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये दिस इज द नेक्स्ट इज अमीबा, पैरामीशियम। दोस्तों देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्रोटिस्टा जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की। क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की। some of the plant have, some of the क्या, every plant have the tendency to do the photosynthesis and every animal have the tendency to do the respiration. Okay, so प्लांट एंड एनिमल, इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक को हम कहते हैं प्रोटिस्टा। आई बात समझ में? अगर आप किसी प्रोटिस्टा को, मतलब एक्चुअली मैं ये क्राइटेरिया बता रही हूँ, देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरियाज। सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द यूग्लिना, then what is the reason to being placed in the protista? Number one क्या, यही एक sole reason है।
अगर आप इसे लाइट में रख देंगे तो स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस, और अगर आप इसे डार्क में या किसी और प्लेस में रख देंगे तो ये रेस्पिरेशन कर लेगा, मतलब मरेगा नहीं। तो ना तो आप इसे प्लांट में रख सकते और ना ही तुम इसे एनिमल में रख सकते, तो क्या करें, माथा फोड़ ले क्या? नहीं, प्लेस्ड इट इनटू एन अनदर किंगडम कॉल्ड एज प्रोटिस्टा, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करें, आ जाओ। ठीक है, इस प्रोटिस्टा को डिस्कवर किया है अर्नेस्ट हीकल ने। ये मैंने आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले ही बताया था। ठीक है, it is the second kingdom to be placed in the Whittaker classification system, because we do not study about the virus in this classification system, because virus have another क्या कहते हैं, special entity. ठीक है, so we started with the Monera, we completed the Monera, and then we start the second kingdom called as Protista, which is discovered by Ernest Haeckel. So it is the second kingdom of the Whittaker classification system. ठीक है, so all cellular eukaryotes, so they are unicellular eukaryote, all the bacteria which we are studied into the Monera, they all are prokaryote, but the exclusive character and the first character of the this Protista is that they are eukaryote. ठीक है, it means to say that they have well developed nucleus, they have well developed nuclear membrane as well as the nuclear membrane bound cell organelle too. ठीक है, so they are eukaryote. ठीक है, okay, well developed nucleus, irrespective of their mode of nutrition, are included in the kingdom Protista in the Whittaker classification of system. कुल मिलाके आपने इस किंगडम में जो स्पेशल कैरेक्टर देखना है वो स्पेशल कैरेक्टर है बच्चा लोग इसका न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? तो इनका न्यूट्रिशन इज वेरी एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या है आगे बात करेंगे। ओके, द टर्म प्रोटिस्टा वाज कॉइन्ड बाय द अर्नेस्ट हीकल। ठीक है, द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द किंगडम मोनेरा इन वन हैंड, another in with the 3 kingdoms. So basically it is the connecting link of the Monera and with the another 3 kingdoms. So how many kingdoms we studied? We have to study in the Whittaker kingdom classification 5 kingdoms. For number 1 is the Monera and another one is the Protista. So another 3 one the Plantae, Fungi and Animalia. So this is the connecting link between the ऊपर वाले 3 and the नीचे वाला 1. ठीक है? Now ओके तो आपको मैंने बताया इट किंगडम फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किंगडम मोनेरा एक तरफ से एंड अनदर 3 किंगडम प्लांटे फंजाई एंड एनिमेलिया. नाउ नेक्स्ट थिंग, प्रोटिस्टा आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इसमें ना एक्चुअली हर के कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे. जैसे कि तुम देखो कि तुम्हारी मम्मी जो होती है, ठीक है, अब मम्मी के कुछ अगर मान लीजिए आपके 3 भाई बहन है, ठीक है, 3 बहनें हैं या 2 बहनें 1 भाई है जो भी है व्हाटएवर, तो आपने क्या देखा कि मम्मी के जो कैरेक्टर हैं वो हर 3 भाई बहन में पाए जा रहे हैं. इट मीन्स टू से दैट कि मम्मी इज द एंसेस्टर ऑफ दीज 3 किड्स. सो प्रोटिस्टा इज द मम्मी ऑफ ऑल 3 किंगडम्स. ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में फंगस, प्लांट और एनिमल तीनों के किसी में, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ एक ही में है, किसी ऑर्गेनिज्म में थोड़े फंगस के लक्षण हैं, थोड़े प्लांट के लक्षण हैं, कुछ एनिमल के लक्षण हैं. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ द मोनेरा एंड विद द 3 किंगडम जो के भी आपने पढ़ने हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटिस्टा. चलो इसमें से कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी और कुछ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, तो जो जरूरत का नहीं है वो मैं आपको छोड़ दूंगी. अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में ना, ये प्रोटोजोअन्स के बारे में मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स के लिए थोड़ा सा आपको बता दूंगी, पर प्रोटोजोअन्स को मैं एनिमल किंगडम में कवर करूंगी, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ना है, जियार्डिया का लाइफ साइकिल पढ़ना, अमीबा एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका का एग्जाम्पल पढ़ना है. सो यू हैव टू स्टडी सो मेनी एग्जाम्पल. So we have to categorize this into the animal classification, because these protozoan which are the group of the protista, they have much of the characters of the animal, so we have to study this into the animalia. ठीक है, so autotrophic और photosynthetic जो organism होते हैं, the protista which are responsible for the photosynthesis. ठीक है, वो protista जो क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, वो कौन कौन से हैं, डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइटम्स है और यूग्लिनॉइड्स है. ठीक है, आई बात समझ में? इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स. ठीक है,
ऐसे जो आपके प्रोटिस्टा जो कि डीकम्पोजर होते हैं या सैप्रोफाइट कह सकते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इट मे बी सेलुलर और एसेलुलर, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनका बॉडी ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और बिना ऑर्गेनाइज। और जो पैरासाइटिक टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। There are n number types of protozoa like amoeba, like giardia, like trypanosoma, like plasmodium. There are बहुत सारे types of protozoan which are classified under the category of the protista kingdom. So we have to study this category into the Animalia. ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा। क्या होता है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा में? अगर मैं बात करूं कि क्या हम इसे नेकेड आइज से देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर इवन मैं आपको बताऊं कि फंगस भी जो होते हैं ना, फंगस भी जब बहुत सारा एक साथ लगा हुआ होता है ना, अरे भाई साहब डैंड्रफ है ना तुम्हारे सर पे, अगर होगा तो इट इज द टाइप ऑफ फंगस ओनली, ठीक है। बट प्रोटिस्टा वगैरह ना आपको ये सब साथ में रहते हैं तब आपको दिख सकते हैं फंगस वगैरह। फंगस तो नेकेड आइज से वैसे भी दिख जाता है, बट प्रोटिस्टा नहीं दिख सकता, ओके। प्रोटिस्टा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, तो यूनिसेलुलर है ऑब्वियसली सिंगल। अब अमीबा को तुमने कभी नेकेड आइज से देखा है क्या? नहीं देखा और देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई बात समझ में? क्या है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ये जो है तो कॉलोनी में रहते हैं विदाउट मच सेलुलर डिफरेंशिएशन। सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझे? देखिए क्या होता है, अगर आप मुझे देखते हैं तो आपको मेरे चेहरे में क्या क्या दिखाई देता है? मैडम 2 आंख दिखती, 2 कान दिखते, 1 नाक दिखता है और 1 मुंह दिखता है, ठीक है। 2 हाथ दिखते हैं, 10 उंगलियां दिखती हैं, यही है। This is called as cellular differentiation. What is it is called as cellular differentiation. Cellular differentiation का मतलब ही ये है कि बॉडी में there are different types of या कह सकते हो there are different parts of the body which have the different organs. आई बात समझ में? तो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो इसे कहते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अपन लोग? सेलुलर डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं प्रदीप भैया को भी देखूंगी तो सेम उनके पास भी यही चीज होगी, ठीक है। तो उनका बॉडी में बोलूंगी, प्रदीप भैया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ शरीर डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, पर नॉर्मली अगर वो इंसान है, जो कि वो है इंसान है, तो उनका बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब एक सर होगा, एक धड़ होगा और 2 पैर होंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। बट इफ यू सी द प्रोटिस्टा और तुम उसकी मुंडी देखने जाओ, अगर उसका सर देखने जाओगे ना, तो तुम्हें कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब सिंगल सेल है, एक ही सेल है, उसी सेल में तुम्हें सब बना लेना है क्या? पैर, हाथ, जो है मुंडी, आंख, सब बना लेना है क्या? नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो एक ही सेल है तो सेलुलर डिफरेंशिएशन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सेलुलर डिफरेंशिएशन सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है जिनके में बहुत सारी सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अब से लेकर आपको पूरे प्रोटिस्टा तक ये चीज अपने दिमाग में जो है कंठस्थ करके रखनी है, याद करके रखनी है कि अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे इवन प्रोटोजोआ 2, ठीक है, ये मॉइस्चर वाला जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। तो अगर कभी सफर में जाएं तो डू नॉट टेक द ग्रेवी वाली सब्जी, ऑलवेज टेक द ड्राई सब्जी, बिकॉज ड्राई सब्जी डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो द बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ विल नेवर ग्रोज इनटू दिस, और अगर ग्रो नहीं होंगे तो सब्जी सड़ेगी नहीं। तो ये चीज याद रखना, अगली बार आपकी मम्मी सब्जियां बनाए तो उनको बता देना, भैया ऐसी मत बनाओ, मैडम ने बताया था ये ग्रो हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द सेल ऑफ द प्रोटिस्टा, ठीक है। ये एक सेल आपको दिखाई दे रही है, एंड दिस इज द सेल ऑफ यूग्लिना, ठीक है। इसमें आपको एक साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। सेल मेम्ब्रेन है इसके में, हाँ मैम है, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो हम सेल वॉल के बारे में बात नहीं करेंगे। यूकैरियोटिक है मतलब एक्चुअली कुछ यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती भी है, जैसे प्लांट वगैरह है। इवन मैं कहूँ कि इसमें भी किसी में सेल वॉल है, जैसे डाइटम वगैरह में आगे बात करेंगे, पर इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनके पास फ्लैजिला है जो कि इनको मूवमेंट करवाता है, पूछ, ठीक है। पूछ जैसा एक पार्ट है इनके बॉडी में विच इज कॉल्ड एज फ्लैजिला, जो इनके मूवमेंट करवाता है। न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कैरीज द आरएनए एंड द प्रोटीन्स, ठीक है।
नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जब सेल में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उस बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए एक ऑर्गन चाहिए या ऑर्गेनल चाहिए। दे आर नॉट ऑर्गन, ओके, दे आर सेल ऑर्गेनल्स, ओके। So it is called as contractile vacuole. They have the photoreceptor, so they are very sensitive for the light. If we put the light into the uvula, they do the तिलमिलाओ, ठीक है, ये तिलमिलाने लगेंगे और तिलमिला के इधर उधर घूमने लगेंगे और भग जाएंगे, ठीक है। स्टिग्मा, आई स्पॉट, सो आई स्पॉट फोटोरिसेप्टर बोथ कंसिडर्ड इन द सेम थिंग। इनके आंख नहीं है, इनके पास, अब एक ही सेल में आंख भी देख लोगे क्या भाई साहब, यार नहीं करना अपने को ऐसा, तो इनके पास आई स्पॉट है, दे डू नॉट हैव आई बट इट इज वेरी सेंसिटिव टू द लाइट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द यूग्लिना और एनी टाइप ऑफ सेल विच गिव द कमांड टू कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये करो, तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया? चलो सेल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे और पढ़ लें बच्चों। सेल स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। इनके पास हर प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं और इनका जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप का, ठीक है। मैंने आपको 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम पढ़ा दिए थे। मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके पास 80S राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है वो, अब मैं 9th क्लास में जा रही हूँ, ठीक है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बेसिक पढ़ा क्यों रही हूँ, पर मुझे पता है मैं राइबोसोम 80S 70S आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मे भी आपके बेसिक्स थोड़े हिले हुए हों, ठीक है, तो हिलना हिलाना नहीं, आपको उसको जोड़ना है। व्हाट इज द 80S राइबोसोम? राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है? मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना दूं क्या आप लोगों के लिए? चलिए देखिए, सपोज दैट कि दिस इज द सेल, सपोज दैट कि दिस इज द सेल ऑफ द दिस व्हाट प्रोटिस्टा, ठीक है। अच्छा, मैं न्यूक्लियस किस कलर से बनाऊं? चलो इस कलर से बनाती हूँ। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, डन, हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस यार, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, this is the nuclear membrane, ठीक है, this is the nuclear membrane, done, okay। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगी क्या? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बाइंड होगी बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डन। आई बात समझ में? सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। आई नो दिस इज लुकिंग लाइक अ व्हाट, ऑक्टोपस, ठीक है, पर लेट इट बी यार। चलो इसके अंदर ये क्या है? इसका डीएनए। ये क्या है? इसका डीएनए, सपोज दैट। सो दिस इज द न्यूक्लियस। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी। सो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेट मी सिलेक्ट द लिटिल बिट पतला पेन, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिख रहा है, रेड कलर से लिखती हूँ, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, हाँ मैम, ठीक है। उसके बाद दिस इज द डीएनए, दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डन। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरी सम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक, which is called as ribosome. So this is called as ribosome. Now let me explain what I am trying to say that. देखो ध्यान से, ये जो डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को यहाँ से यहाँ लेके आओ, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? एमआरएनए में। किस में कन्वर्ट करना है? एमआरएनए में, विच इज अ मैसेंजर आरएनए। इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे तो टेंशन न को लेना, टेंशन मेरे को देना, ठीक है। तो डीएनए से आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? डीएनए से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है एमआरएनए में। किस में कन्वर्ट कर लिया है? एमआरएनए में, ठीक है। तो डीएनए से आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? सपोज दैट एमआरएनए में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये जो एमआरएनए है वो नीचे आएगा, किसके पास आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आने के बाद ये जाएगा आपके राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम कैसा है? राइबोसोम है आपका 80S टाइप का। कैसा है आपका? 80S टाइप का। और 80S टाइप का जो राइबोसोम है, उसके बाद ये जो छोटी वाली सब यूनिट है, इसमें एमआरएनए आके बाइंड हो जाएगा, डन।
ठीक है, इस mRNA में छोटे छोटे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अभी ये थोड़ी सी बात है, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट द प्रोटिस्टा हैज द membrane bound cell organelle like endoplasmic reticulum and so on so things, so they can make their own protein too. So nucleus has the DNA will convert into the mRNA will came into the endoplasmic reticulum. Then mRNA क्या होगा, then mRNA जो होगा वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में बाइंड होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको इतना बेसिक क्लियर हुआ कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, राइबोसोम करते क्या हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये डिटेल में आपको पढ़ना है, पर क्योंकि मैं पढ़ा रही थी तो मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक टाइप का है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप का है। इनके पास हर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, 80S राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब उसके पास क्या होते हैं, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। इवन मैंने आपको बताया था कि दे मे हैव द सेल वॉल और दे मे नॉट हैव द सेल वॉल बिकॉज द अमीबा do not have any type of cell wall. So some of them have the cell wall, but some may not have the cell wall. Okay, if they have the cell wall, it must be made up of cellulose. Cellulose is a complex polysaccharide. What is the cellulose? Cellulose is the complex polysaccharide. क्या होता है ये? complex polysaccharide होता है, ठीक है। Now let's talk about the movement. अगर मैं बात करूँ यूग्लिना की, अगर आप यही वाला स्ट्रक्चर देखें, so they have the पूछ like appearance called as flagella। बच्चा लोग, flagella क्या है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। What is the flagella is? Flagella is the locomotory organ, ठीक है। flagella is locomotory organ जिसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। फ्लैजिला को बनाने के लिए, ध्यान से समझिए, फ्लैजिला को बनाने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट, ठीक है। फ्लैजिला को बनाने के लिए ऐसे राउंड राउंड माइक्रोट्रिब्यूल होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। फ्लैजिला को बनाने के लिए ऐसे राउंड राउंड माइक्रोट्रिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। कितने? 2, 4, 6, 8 और 9, और सेंटर पे हैं 2। इन्हें आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा क्योंकि सेल में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, पर क्योंकि फ्लैजिला आ गया है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट रहता है वो होता है 9+2 अरेंजमेंट, और भी होता है 9+1 अरेंजमेंट भी होता है। जो फ्लैजिला का जो 9 और +2 क्या, +2 जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो सेंटर पर होंगे और 9 जो होंगे चारों तरफ होंगे। फ्लैजिला इन्हीं सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या है? ट्यूब्यूलिन। ये 9+2 अरेंजमेंट उनको हिलने में या ऐसा ऐसा मूवमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट उन्हें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है ताकि वो पूरे सेल को धकेल कर उसे ऐसे ऐसा चलवा सके, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्लैजिला एंड सीलिया हैव 9+2 अरेंजमेंट, सेंटर पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरी पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है जो कि फ्लैजिला को एक स्ट्रेंथ देता है ताकि वो ऐसा ऐसा विप लाइक मूवमेंट कर सके। चाबुक देखा आपने? विप इज कॉल्ड एज चाबुक। तो जब चाबुक को ऐसा करते हैं ना तो ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है ना, तो वो सब ऐसा ही मूवमेंट जिनके पास भी, जिस प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला होता है ना, वो वैसा ही मूवमेंट करवाते हैं। The movement of the pseudopodia, flagella and cilia wherever the ciliary mode is the fastest. So there are so many locomotory organ found, so many क्या, there are 3 locomotory organ found into the protista. On the basis of their locomotory organ we have to categorize and classify the protista into the kingdom Animalia. So tension नहीं लेना, ठीक है, वो बात भी करेंगे। So there are 3 types of locomotory organ, like number 1 is the pseudopodia जो कि अमीबा में पाया जाता है, नंबर 2 इज द सीलिया जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है, एंड नंबर 3 इज द फ्लैजिला जो कि यूग्लिना में पाया जाता है। सो ये हुआ क्या? ये हुआ आपका लोकोमोटरी ऑर्गन। तो अरेंजमेंट आपको समझ में आया, व्हाट इज द 9+2 अरेंजमेंट? 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में है और 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पे हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है।
स्ट्रक्चर दिखा दूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे चलते हैं ये। आई बात समझ में? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यू लर्नड एंड enjoyed this video of the general characteristics of the protista. I hope you learned the classification or the groups of the protista. So let it be, इतना याद करिए, आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में सुनानी, ठीक है? So see you in the next class. घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।